नमस्कार, मैं साकेत मिश्रा आप सभी का त्रिगुमा अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका आज 14 अप्रैल के दिन जन्म दिवस हुआ था। और आज जो जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो 10 दिन भी कम है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 20 मिनट में मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अवगत करा सकूं, और जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जिनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका अद्भुत अतुलनीय योगदान रहा है भारत के संविधान में। जो ये मैं पीपीटी आपको शो कर रहा हूँ, ये बहुत ही हमारे लॉ डिपार्टमेंट के, शिवाजी यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के हेड श्री वी वाई धूप डाले जी ने बनाई हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च की हुई है इन्होंने, बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, कानून पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आज हम बाबा साहब के जीवन परिचय में जीवन यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया इस वीडियो को राजनीतिक दृष्टि से ना देख के एक भारत रत्न महान व्यक्ति जो जिनके सिद्धांत आज भी हिंदुस्तानी नहीं अपितु विश्व कल्याण हेतु एक हिंदुस्तान को, विश्व को एक सक्षम समाज देने की काबिलियत रखते हैं, और जो दे रहे हैं उस नज़रिए से देखिएगा, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण हमें वो चीज़ें नहीं समझने देता है जो हमें समाज द्वारा या इतिहास द्वारा समझाई जाती हैं। चलिए, आज हम कोशिश करेंगे बाबा साहब के जीवन परिचय को, में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको उसको कवर करने के लिए। चलिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा नाम था वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो कि आज इनका जन्म दिवस मैंने आपको बताया। आज 14 अप्रैल भारतीय इतिहास में एक ऐसे ऐसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। एक ये जो तारीख है वो इतिहास की अमर तारीखों में से एक तारीख है, 14 अप्रैल। इस दिन हिंदुस्तान ने, भारत माता ने एक ऐसे अपने बच्चे को जन्म दिया जो कि इतिहास की, भारतीय इतिहास की पलट पे एक अपनी विशेष छाप छोड़ के गए हैं। इनको प्यार से लोग बाबा साहब बुलाते थे। तो बाबा साहब जो थे बहुत ही काबिल व्यक्तियों में से एक थे, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे। बाबा साहब जो बेसिकली इंडियन ज्यूरिस्ट थे, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने समाज के लिए जो भी किया, समाज के निम्न वर्ग के दबे हुए लोगों के लिए जो कार्य किए, वो अभूतपूर्व कार्य थे, इसीलिए इन्हें आगे चल के भारत रत्न से नवाजा गया था। इनके जो मेन मुद्दे थे, वो इन्होंने सबसे पहला अपना कैंपेन जो चलाया था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनटचेबल। इन्होंने सामाजिक छुआछूत, सामाजिक भेदभाव जो दलितों के लिए होता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया। उसके लिए वहाँ से इनकी ख्याति शुरू हुई। इन्होंने दलितों के भेदभाव के साथ साथ महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। निम्न वर्ग की जो लेबर कास्ट थी, जो लोग थे, उनके उनके लिए, उनके उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये आज़ाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की इनकी जर्नी रहेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप समझिए, आज़ाद हिंदुस्तान के ये प्रथम कानून मंत्री थे, और इन्हें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप समझ सकते, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आप इन शब्दों से, इन उपाधियों से समझ सकते हैं कि इस इतिहास में, भारतीय इतिहास में बाबा साहब की क्या पकड़ रही है और उनका क्या औरा रहा होगा। चलिए, हम अब डिस्कस करेंगे बाबा साहब के जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण कोट के बारे में, जो इनके बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति थे, ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे, जिंदगी से लड़ते थे ये। तो इन्होंने, इनका एक सबसे फेमस कोट है, हालांकि इनके जो कथन है सारे ही बहुत वैल्यूएबल हैं, लेकिन जो मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। आप समझिए, लाइफ जो है, जिंदगी जो है, महान होनी चाहिए बजाय कि लंबी होने से, है ना। चाहे आपकी ज़िंदगी छोटी हो, लेकिन वो ज़िंदगी महान ज़िंदगी होनी चाहिए। बाबा साहब की सोच का अंदाज़ा आप इसी इनके एक कथन से, एक लाइन से लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब किस लेवल का सोचते थे। इनका सोचने का तरीका, इनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो एजुकेशन था, वो अद्भुत था, अतुलनीय था। इनकी हम अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
इनके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम जो था वो रामजी मलोजी सकपाल था और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई ये अपने माताजी के बड़े करीब थे। ये अपनी माताजी के 14वें बच्चे थे। तो ये अपनी माताजी के बहुत करीब माने जाते थे और बड़ा प्यार, जो कि सभी माँ-बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये अपने माँ-बाप के 14वीं संतान थे। और इनके जो पिताजी थे वो उस समय की इंडियन आर्मी में सेवा देते थे। तो अब इंडियन आर्मी उस समय ब्रिटिशर्स थे, इंडिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की ब्रिटिशर्स आर्मी में इनके पिताजी थे और वहाँ पे इनकी सेवा देते थे, ये वहाँ पे कार्यरत थे। है ना? बीइंग अ महार कास्ट, अगर आप उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश में रहे होंगे या वहाँ से जो भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हों, तो वहाँ पे एक महार जाति होती है, तो वो उस जाति से ये बिलॉन्ग करते थे। उस जाति को उस समय ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक छुआ-छूत भेदभाव के कारण उन्हें सोशल और इकोनॉमिकल भेदभाव महसूस करने पड़ते थे, जिसके विरुद्ध इन्होंने आगे चल के आवाज़ उठाई। आगे चल के इन्होंने बहुत ही एक अच्छी एजुकेशन में पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र थे ये, पढ़ने में इनका जो शार्पनेस थी वो आप आगे चल के जब हम इनकी डिग्रियों के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे। और जो अंबेडकर साहब थे इनका पूरा परिवार 1897 में बॉम्बे में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया अपनी स्नातक की शिक्षा के लिए। और आप यकीन मानिए उस समय ये प्रथम व्यक्ति थे जो अनटचेबल मतलब निम्न वर्गीय परिवार से उठ के आए थे और अनटचेबल मतलब जो भेदभाव वाले व्यक्ति थे दलित वर्ग से निकल के इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, दाखिला लिया। इनकी चाइल्डहुड के बारे में हम बात करेंगे और कुछ एक दो किस्से जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पढ़े वो मैं आपसे के साथ साझा करूँगा। एक दिन ये गर्मियों की छुट्टी में अपने बड़े भाई के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक कार्ट में मतलब एक कार्ट मान सकते हैं जो बैलगाड़ी टाइप होती है उसमें ये बैठ के जा रहे थे, तो उनको जो जिसकी बैलगाड़ी थी वो व्यक्ति इन पे नाराज़ हो गया और उनको कार्ट में नहीं बिठाया एंड कहा कि आपके बैठने से हमारी कार्ट खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो उस तरीके का भेदभाव इन्होंने सहा होगा। आप सोचिए इस व्यक्ति का संघर्ष कैसा रहा होगा, जिस व्यक्ति ने इतनी सामाजिक प्रताड़नाएँ झेली हों। आप समझिए उस व्यक्ति के लेवल को। दूसरा एक इंसिडेंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो है कि ये बचपन में एक बार प्यासे थे, तो इनको प्यास लग रही थी, तो इन्होंने जो पब्लिक पब्लिक नलकूप होते हैं, जो पब्लिक नल होते हैं, उस पे जाके इन्होंने पानी पी लिया। तो उस समय कहते हैं कि अपर कास्ट के लोगों ने इन्हें मारा था और बहुत ही बुरे तरीके से मारा था कि इनके पानी पीने से वो नल प्रदूषित हो गया और वो नल अब पब्लिक यूज़ में नहीं रह सकता। हालाँकि इन दोनों कहानियों की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पाई गई है। ये हो सकता है कि उस समय के इतिहासकारों ने चीज़ों को तोड़-मरोड़ के पेश किया हो, क्योंकि देखिए इतिहास को लिखने के 2 तरीके होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस समय उच्च वर्ग का दबदबा था और उन्होंने शायद इनको प्रताड़ित किया हो, लेकिन इसका इस नज़रिए से देखना कि उच्च वर्ग के लोगों ने इनके साथ हमेशा ही भेदभाव किया या एक किसी भी जाति विशेष के साथ भेदभाव किया, वो अनुचित होगा। क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे एक उच्च वर्गीय राजा साहब थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हायर एजुकेशन के लिए अपने पैसों पे अब्रॉड में लंदन में पढ़ने के लिए भेजा था। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में लेके समझेंगे तो हम इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि उच्च वर्ग हमेशा से प्रताड़ित नहीं करता था। कहीं न कहीं इतिहास को इस तरीके से हमें दिखाया गया है कि जिससे हमारे समाज को तोड़ा जा सके। इसके लिए बाबा साहब ने खुद अपनी बायोग्राफ़ी में मेंशन किया था कि हम किसी भी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो व्यक्ति दबा हुआ है, शोषित है, जिसका शोषण हो रहा है। चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो लेबर वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो दलित वर्ग के व्यक्ति हों। ठीक है? इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करने के बाद 1907 में इन्होंने, जैसे मैंने बताया 1908 में इन्होंने डिग्री ली। इन्होंने माफ़ी चाहूँगा, डिग्री नहीं ली, स्नातक की पढ़ाई के लिए इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने बॉम्बे में एडमिशन लिया 1908 में। और ये पहले व्यक्ति थे अनटचेबल सोसाइटी से निकल के यूनिवर्सिटी में इनको दाखिला मिला था। बहुत ही पढ़ने में विद्वान आदमी थे। इनकी जो पढ़ाई थी बहुत ही एक उच्च लेवल की, बहुत ही शार्प व्यक्ति थे। इन्होंने 1912 में इकोनॉमिक्स
और पॉलिटिकल साइंस में अपनी शिक्षा पूरी की, स्नातक पूरी की। उसके बाद इनको एक बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप से राजा सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जी ने इनको पीजी स्कॉलरशिप के लिए हायर किया और इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में भेजा गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आप अब दोनों जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि उच्च वर्ग के लोग इन्हें प्रताड़ित करते थे, लेकिन इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस यहाँ पे एक दूसरा इंसिडेंट, यहाँ पे एक दूसरी घटना को अवगत क्या किया है कि उच्च वर्ग के, जो कि राजा सयाजी गायकवाड़ साहब थे, उच्च वर्गीय जाति से आते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें बाबा साहब को हायर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए भेजा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं काबिलियत की वैल्यू हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। काबिलियत अपने दम पे पहचानी जाती है, वो किसी भी जाति विशेष वर्ग की मोहताज नहीं होती है। इन्होंने सकुशल एमए की पढ़ाई कंप्लीट की 1915 में, जिनमें इन्होंने मेजर सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाई की। वहाँ पे जाके इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन विशेष वर्गों में इनका महारत इन्होंने हासिल किया। 2 साल की इन्होंने पीएचडी डिग्री इकोनॉमिक्स में हासिल किया। आप सोचिए, जो बाबा साहब के बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि इकोनॉमिक्स की एबीसीडी क्या होती है ना। वो राजनीति करते हैं, लेकिन आप सोचिए उस जमाने में, जिस जमाने में स्नातक एक बहुत बड़ी चीज थी, उस समय डॉक्टर साहब ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। आप सोच सकते हैं कितने बड़े अर्थशास्त्री थे ये। 1916 में इनकी पढ़ाई की भूख यहीं पे खत्म नहीं हुई। 1916 में इन्होंने बार कोर्स के लिए एडमिशन लिया, दाखिला लिया लंदन के ग्रेस आईएनएन लंदन कॉलेज में, लेकिन स्कॉलरशिप की टर्मिनेशन के कारण स्कॉलरशिप नहीं इनको मिल पाई। राजा साहब इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। पीजी में इनको सपोर्ट किया, पीएचडी में इनको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ उनकी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आने के कारण इनको वापस आना पड़ा इंडिया में। लेकिन वापस आने के बाद इन्होंने रुके नहीं है। वापस आने के बाद इन्होंने मूक नायक, एक वीकली, एक साप्ताहिक अखबार का इन्होंने संपादन चालू किया, जिसमें भी राजा साहब ने इनको फाइनेंशियली और सोशल तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि उच्च वर्ग के लोग इनको हमेशा दबाते थे या फिर किसी जाति विशेष को वो दबाते थे। वो इनसे इतने प्रभावित थे राजा साहब कि इन्होंने मूक नायक, जो इनका अखबार संपादित किया, उसके लिए इनको आर्थिक सहायता दी और सामाजिक सहायता जो भी वो दे सकते थे वो इन्होंने दी। उसके बाद दोबारा से राजा साहब ने इनको स्कॉलरशिप के लिए जितना पैसा हो सकता था दिया और इनको दोबारा से लंदन में भेजा, और डॉक्टर साहब दोबारा गए 1920 में और वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेके सेम कॉलेज से, ग्लेस आईएन लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ली इन्होंने। 1921 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन्होंने एक थीसिस लिखी, प्रोविनिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपेरियल नॉनसेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आप सोच सकते हैं 1921 में इनकी कानून पे इतनी पकड़ हो चुकी थी कि यह लंदन में जाके वहां के संविधान के लिए, वहां के लिए कानून के मुद्दों पे थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी सामाजिक पकड़ और विद्वानता का लेवल क्या रहा होगा। 1923 में इन्होंने फिर एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर द डिग्री ऑफ डीएससी। जो लोग, अब बहुत से लोग तो डीएससी जानते नहीं होंगे, डीएससी किस डिग्री से कहते हैं। डीएससी इकोनॉमिक्स में इन्होंने किया था। जो लोग बाबा साहब को समझते तक नहीं है, वो बाबा साहब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। बाबा साहब किसी भी जाति विशेष वर्ग के नेता नहीं थे, वो हर उस शोषित व्यक्ति के नेता थे जिनका शोषण हो रहा है, जिनकी आवाज दबाई जा रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आजकल इसको जाति से जोड़ के देखते हैं कि भाई आप उच्च वर्ग के जाति हो तो बाबा साहब आपके आइडियल नहीं होंगे, और आप निम्न वर्ग के हो तो आइडियल होंगे। ऐसा कुछ नहीं, बाबा साहब हर व्यक्ति के आइडियल हैं, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के आदर्श हैं, जो संघर्ष कर रहा है, जो लड़ रहा है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से 1942 में एलएलडी की डिग्री हासिल की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1953 में डीलिट की डिग्री हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने विद्वान व्यक्ति थे। यहाँ मैंने कुछ उनकी डिग्रियों को मेंशन किया है, हालांकि इनकी अगर पढ़ाई पे बात की जाए तो 10 घंटे इंसान बात कर सकता है, इतने विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन मैंने कुछ जो मैं अवगत हूँ वो चीज़ें यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ। इन्होंने बीए किया हुआ था, एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी इन इकोनॉमिक्स, बार एट लॉ, एलएलडी एंड डीलिट डिग्री। आप सोचिए आज की डेट में, आज भी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अगर कोई स्नातक कर लेता है तो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम भाई पता नहीं क्या कर लिया। और उस जमाने में देखिए कि जब आदमी, लिटरेसी रेट इतना कम था कि लोग हाई स्कूल नहीं कर पाते थे, 10th, और उस जमाने में इस व्यक्ति ने इतनी डिग्रियां हासिल की थी। तो आप इनकी
ज्ञान के लेवल को समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाबा साहब की जो बायोग्राफी, उन्होंने बाबा साहब ने खुद मेंशन किया है कि वो उनको राजा साहब ने जो उच्च जाति से थे उन्होंने कितना सपोर्ट किया और तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे थे। आप देखिए, इन्होंने खुद की बायोग्राफी में बाबा साहब द्वारा लिखा गया है, महाराजा ऑफ कोल्हापुर शाहू छत्रपति जी हु हेल्प डॉक्टर अंबेडकर इन कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन अब्रॉड ड्यूरिंग 1919 टू 1923। उन्होंने खुद कहा है कि डॉक्टर साहब की उच्च शिक्षा में कोल्हापुर के महाराज शाहू छत्रपति जी ने 1919-1923 के दौरान उन्हें इकोनॉमिक सहायता दी और उसके साथ ही उनको मूक नायक जो उन्होंने अखबार, जो उन्हें साप्ताहिक अखबार चलाया था जो विशेषतः शोषित वर्ग के व्यक्तियों की आवाज उठाने के लिए था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और राजा साहब की ही सिफारिश से डॉक्टर साहब को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ अनटचेबल व्यक्ति थे जो इनको लीडरशिप में मौका दिया गया। जो मनगांव में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनको मौका दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि समाज का नजरिया कभी भी जातिवाद में नहीं था, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति करोड़ों साल, हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी है, तो इनका एक अपना इतिहास है। हालांकि इतिहासकार इस चीज को तोड़ मरोड़ के दोनों पक्षों को नहीं दिखा के तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसीलिए आप सभी से, जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस व्यक्ति की काबिलियत को पहचाने, आप क्या व्यक्ति थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का एक संगठन किया, जिसको इंग्लिश में हम आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं, है ना। और इन्होंने कहा कि भगवान एक है और सभी जो इंसान हैं हम उन सभी के बच्चे हैं। इन्होंने बाद में आके, अब उस समय इंडिया में क्या था, इंडिया की करंट सिचुएशन ये थी कि उस समय हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहे थे। तो जब ये वापस लौट के आए पढ़ाई करके, तो इन्होंने बाद में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स महात्मा गांधी की लीडरशिप में ज्वाइन कर लिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में ये उसके मेंबर बने। और आप ये सोचिए, वो पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने अनटचेबल कम्युनिटी से आके, बोल सकते हैं दलित कम्युनिटी से आके प्रतिनिधित्व किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। और इन्होंने उसके बेसिस पे दलितों के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे दलित बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपील की, जिसको उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, तो he was the successful in bringing to the notice of the world the plight of the untouchable। उन्होंने शोषित वर्ग के लिए जो बात उठाई वो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ी जाती है, उनके सिद्धांत आज भी याद किए जाते हैं बाबा साहब के। ठीक है, अब इनको पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, पढ़ने में ये बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा था, इन्होंने बहुत ही धर्मों को पढ़ा था, बहुत ही इन्होंने जो हमारी पढ़ाई थी, जैसे उन्होंने हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, विद्वान व्यक्ति थे ये। लॉ इन्होंने पढ़ा हुआ था। ही हैज मैनी बुक्स रिटन बाय हिम डीलिंग विद द न्यूमेरियस टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम, इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी थी, पॉलिटिक्स टू बुद्धिज्म, फ्रॉम कास्ट इन इंडिया टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर इन इंडिया। इन्होंने उस समय के, अगर आपको कभी भी मौका मिले तो मैं आपसे कहूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर इन इंडिया, उस समय के जो कद्दावर नेताओं के ऊपर जो उनकी व्यक्तिगत राय थी, उसको इस किताब के जरिए उन्होंने जनता तक पहुंचाया है। तो कभी भी आपको अगर मौका मिले तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। अब जो डॉक्टर साहब थे, उनका भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अभूतपूर्व अतुलनीय योगदान है। ठीक है, उनके योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते। डॉक्टर साहब बिकम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन फ्री इंडिया। आजाद हिंदुस्तान के, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर साहब। तो आप सोच सकते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की कहां से उठ के, एक जमीनी वर्ग से उठ के, जमीन से उठ के वो इंसान हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर गद्दी पे बैठा है। तो आप उसकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। Confusion as to how to plan the future, Britishers never accepted that India had the right or might to frame a constitution for them। ब्रिटिशर्स कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि हिंदुस्तान के लिए कोई लिखित संविधान बने और हिंदुस्तान की जनता सकुशल रहे। लेकिन हमारे नेताओं ने, हम उन सभी नेताओं के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें इस काबिलियत से हमें बनाए रखा और हमारे हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी। ठीक है, अब ये देखिए, इस तस्वीर ने आज़ाद हिंदुस्तान की एक दिशा और दशा दोनों बदल दी। ये उस समय की तस्वीर है जब डॉक्टर साहब ने एज एन लॉ मिनिस्टर ऑथ ली थी, शपथ ली थी। अब ये देख रहे हैं पंडित नेहरू जी बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब इन्हें शपथ दिला रहे हैं और
डॉक्टर साहब शपथ ले रहे हैं। तो जैसा कि पिछले मैंने आपको बताया कि अनटचेबल्स के लिए वहाँ पे भेदभाव था, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों को जो आजकल लोग, एक मैं देख रहा हूँ बहुत प्रोपोगंडा चल रहे हैं कि समाज को तोड़ने के, उच्च वर्गीय लोगों के खिलाफ बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उस समय भेदभाव रहे होंगे, उच्च वर्ग के लोगों ने कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, लेकिन हर समाज में जैसे कहावत है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। उस समय मेजोरिटी ऑफ लीडर ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, उच्च वर्ग से आ रहे थे, लेकिन आप देखिए उस समय भी डॉक्टर साहब को पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। आप उनकी ताकत का, उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। उनको जिस व्यक्ति ने पढ़ाया वो भी उच्च वर्गीय थे। तो जो लोग डॉक्टर साहब के नाम पे समाज को उच्च वर्ग और दलित में बांट रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग पहले डॉक्टर साहब को समझिए, पढ़िए, उनके सिद्धांतों पे चलिए, फिर आप जाके कुछ कहिए। उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी आज तक, कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम उच्च वर्ग के खिलाफ हैं। इवन वो तो हमेशा अपनी स्टेटमेंट्स में, अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि हम उन व्यक्ति का, हमें हर उस व्यक्ति का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाई है, उनके हित के लिए कुछ कार्य किया है। तो आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब की काबिलियत आप इस तरीके से देख सकते हैं। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और इनिशियली पंडित नेहरू जी, जो वल्लभ जी ने सर गॉस जेनिंग्स को बनाया था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी की स्पेशल रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे डॉक्टर साहब को चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने की पूरी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग, लिखने का काम, उसको ड्राफ्ट करने का काम किया था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखिएगा। ये संविधान सभा के चेयरमैन नहीं थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग का जो भी काम था वो पूरा डॉक्टर साहब देख रहे थे, इनकी अध्यक्षता में देखा जा रहा था। ठीक है, अब ये कुछ मेंबर्स थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, साइजूराव मौला सादुल्ला, एन माधवराव और डी पी खेतन, ये जो थे, ये सभी लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। अब इन्होंने संविधान में जो इंपॉर्टेंट चीजें ये लेके आए, जिनका आज एक सक्षम भारत निर्माण करने में बहुत ही बड़ा योगदान है, उनमें से कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी, इन्होंने सबसे पहले 20 जून 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब ने जो सबसे पहला मुद्दा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था वो था अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसको इन्होंने खत्म कर दिया। समाज में जो भी छुआछूत के आधार पे या जाति के आधार पे जो भेदभाव था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, और इन्होंने काबिलियत को तवज्जो दी। कोई भी काबिल है, आओ आगे आओ, देश के लिए काम करो, आपको जरूरत है। ये इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो कि आज हिंदुस्तान की ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य बिंदु है, जो हमारी तरक्की में आज बहुत हेल्पफुल है। फंडामेंटल राइट्स ये लेके आए। आप सोचिए, संवैधानिक अधिकार, हर व्यक्ति के अधिकार इन्होंने डिफाइन किए। आप सोचिए, हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार इन्होंने किए, उसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाए फंडामेंटल राइट्स के लिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन्होंने संसद के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था लेके आई है। कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म लेके आई है। सोचिए आप, फेडरलिज्म का कंसेप्ट लेके आए। इन्होंने स्टेट्स की और सेंट्रल की पावर को डिफाइन किया, किस सिचुएशन में क्या ताकतें चलेंगी, किसकी चलेंगी। आप देखिए, इस इंसान के सोचने का तरीका देखिए आप। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आए, किसी भी लिंग के आधार पे किसी एक महिला या पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी में जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो काबिल है तो काबिलियत को पहचानने की ताकत ये लेके आए। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन लेके आए। हालांकि उस समय ये कुछ एक लिमिटेड समय के लिए था, लेकिन आजकल राजनीतिक दृष्टिकोण से ये हर जो भी सरकार केंद्र सरकार में आती है वो इसको एक्सटेंड करती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बिंदु बन चुका है। लेकिन उस समय जब बाबा साहब लेके आए थे तो कुछ 10 या 15 साल के लिए बाबा साहब टेम्परेरी बेसिस पे रिजर्वेशन को लेके आए थे, जिससे कि हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग को, शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन आजकल राजनीतिक दृष्टि से ये बार बार बढ़ाया जा रहा है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ये आप देखिए कितने मुख्य बिंदु लेके आए जो आज भारत की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
ठीक है, ये स्टेट सोशलिज्म लेके आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आया। सबसे बड़ी चीज कि स्टेट और सेंटर में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आया ये। नेशनल इंटीग्रेशन, आप सोचिए राष्ट्रीय राष्ट्र एकीकरण की बात करते थे आप, इनके सोचने का आप तरीका देखिए कितना जबरदस्त था। आर्टिकल 370 में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि जिस समय हमने जम्मू कश्मीर को अधिकृत किया था उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा हरी सिंह जी थे, उनकी स्पेशल रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे, एग्रीमेंट के अनुसार इन्होंने धारा 370 को लगाया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का प्रावधान दिया और कुछ उनके लिए विशेष अधिकार बनाए गए। तो ये जो धारा 370 थी ये टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे अपने संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन अब ये धारा संविधान में नहीं पाई जाती है, क्योंकि पिछली साल अपने होम मिनिस्टर अमित शाह और मोदी सरकार ने इस धारा को बर्खास्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर को सेंटर के अंडर ले लिया है, यूटी बना दिया, लद्दाख को एक अलग रीजन बना दिया। हालांकि इस पे हम पूरा एक लेक्चर लेंगे कभी, तो इस पे हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, जब ये संविधान में जोड़ा गया तो उस समय डॉक्टर साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान था जम्मू कश्मीर अधिग्रहण में। उस समय सभी उच्च समय के नेताओं ने बातचीत करके इस धारा को जोड़ा गया, जो कि अब एक टेम्परेरी बेसिस पे जोड़ी गई थी। अब विद्वान थे वो, क्योंकि उनको पता था आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो इन्होंने इसको टेम्परेरी बेसिस पे जोड़ा, जिसको अब अबॉलिश कर दिया है हमारी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए, ये फाइनल अनाउंसमेंट था जब उनकी बातचीत हुई थी, संविधान को समर्पित किया गया था, है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चर दिखाई गई है। प्रीमल आप देखिए, है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन्होंने 26/1950 को इन्होंने प्रीमल लिखा था। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव स्ट्रांगली रिसॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सिक्योर टू द ऑल नेशंस। तो ये पूरा इन्होंने प्रीमल लिखी है, सभी लोगों ने मिलकर इसको जोड़ा था। तो आप ये देख सकते हैं, आपको स्लाइड में शेयर कर दूंगा। अनाउंसमेंट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेज द सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेड आई हैव केयरफुली वॉच द डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल सीट। डॉक्टर प्रसाद ने जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी का काम चला था, वो डे टू बाय डे एक्टिविटीज को सारा फॉलो करते थे। आई अप्रिशिएट मोर देन अदर विद हाउ मच डेडिकेशन एंड vitality this task has been carried out by the drafting committee and by its chairman Dr. भीमराव अंबेडकर in particular। आप सोच सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब से कितने प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि कितनी डेडिकेशन और हार्डवर्क इन्होंने दिया है ड्राफ्टिंग कमेटी के, स्पेशली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर साहब ने हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक दृष्टिकोण से डॉक्टर साहब की क्या छवि रही होगी। इनको LLD की डिग्री से नवाजा गया था। द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एट स्पेशल कॉन्वर्सेशन ऑन द June 5, 1952 कॉन्फर्ड द LLD डिग्री, डॉक्टर ऑफ लॉ इनको दिया गया। आप सोच सकते हैं, विद्वान मतलब कानून का ज्ञाता, है ना, वो इनको LLD की डिग्री दी गई। The citation read the degree is being conferred the recognition of the work done by him in connection with the drafting of Indian Constitution। जब इन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बनाने में जो भूमिका निभाई, उससे प्रभावित होकर उनको डिग्री से नवाजा गया था। वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सिटीजन, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड वैलियंट अपहोल्डर ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, मतलब हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से थे वो। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक महान समाज सुधारक थे, एक वैलियंट अपहोल्डर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, एक समाज के लिए जो काम करते थे वो, है ना। अब ये देखिए कुछ यहाँ पे पिक्चर्स मैंने मेंशन किए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देन एंड नाउ, कि कैसे पहले कैसी थी, आज की डेट में कैसी दिख रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोट बाय द डॉक्टर साहब के कुछ कोट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन्होंने असेंबली 25 नवंबर 1949 में एक बहुत ही फेमस दिया था, एक इन्होंने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन आई ऑफर्ड मे बी गुड और बैड, इट विल डिपेंड ऑन हाउ द मैन इन ऑफिस यूज इट। इन्होंने कहा था, मैं इसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा, कि जो संविधान मैंने बनाया है वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि जो आने वाले समय में व्यक्ति इसका उपयोग कैसे करेंगे। इट मीन्स however good a constitution may be, if the executor fail to deliver it may prove to be a bad one। if the executor are good enough however bad the constitution may be, it will definitely prove to be good। इस जो हमारे एग्जीक्यूटर्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये निर्भर करेगा कि हमारा संविधान जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है या खराब तरीके से चल रहा है। और मुझे भरोसा है कि ये हमारी आने वाले सशक्त भारत का निर्माण करेगा और ये अच्छा ही सिद्ध होगा।
ठीक है। इन्होंने बहुत से अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was conceptualized by the guideline from his book Problem of the Rupee, जो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था आपकी, एक इन्होंने थीसिस लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जो लंदन में जब ये पढ़ने गए थे, है ना, लॉ की पढ़ाई की थी, याद करिए। तो उस बुक से प्रभावित होके भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लिया, वहां से कंसेप्ट लिया। हालांकि ये पहले से अंग्रेजों के टाइम से ही चीजें थी, फाइनेंस को लेके हम लोग सभी समझदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानते हैं कि उस किताब से भी इन्होंने, भारतीय सरकार ने कंसेप्ट वहां से लिया था। इस्टेब्लिश्ड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा योगदान इन्होंने फाइनेंस कमीशन की स्थापना की, जो आज भी चल रहा है, जो फाइनेंस कमेटी की रिकमेंडेशन पे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। टू एम्पावर वुमन एट दैट टाइम ही प्रेजेंटेड हिंदू कोड बिल, है ना, इफ इट वाज अलाउड टू बी पास इट वुड हैव एंडेड सती प्रथा डॉरी सिस्टम इन 1951 ओनली। इन्होंने एक हिंदू कोड बिल में कुछ अमेंडमेंट किए, जो सती प्रथा, डॉरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और महिलाओं को सशक्त महिला बनाने के लिए कदम उठाया और उनको हिंदुस्तान की और देश की, राष्ट्र की योगदान में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। ही सक्सेसफुली लेड द स्ट्रगल ऑफ फॉर रिडक्शन ऑफ वर्क फ्रॉम 12 आवर टू डे टू द 8 आवर इन 1942। 1942 में यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेबर के लिए, लेबर जनता के लिए, लेबर क्लास के लोगों के लिए 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करने की कैंपेन चलाया और स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। तो आज जो आप सभी लोग 8-8 घंटे की जॉब करते हैं, वो बाबा साहब का ही योगदान है, आप समझिए। अदरवाइज पहले तो लेबर के लिए कुछ नियम कायदे ही नहीं थे, उन पर 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता था, है ना। तो आज जो 8 घंटे काम हो रहा है, वो बाबा साहब की ही मेहरबानी है। ही कंट्रीब्यूटेड द इंडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन इंडिया। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को सेटअप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड बनाया, नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम में इनका योगदान था। और इन्होंने बाकी हीराकुंड प्रोजेक्ट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, सोने रिवर प्रोजेक्ट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना। तो आफ्टर ऑल कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा, डॉक्टर साहब का इस देश को, हिंदुस्तान को, सशक्त हिंदुस्तान को बनाने में जो योगदान है, वो अभूतपूर्व अतुलनीय योगदान डॉक्टर साहब ने दिया है, जो आज भी इनके विचार, इनके थॉट्स, इनकी लिखी हुई चीज़ें, इनका संविधान आज भी हमारे हिंदुस्तान को एक सही दिशा देता है, जिससे कि हम एक सही दिशा में चल के एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतनी देर तक आपने सुना, और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हमने जाना जो हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के इतिहास में एक विशेष भूमिका रखते हैं, जिनके योगदान के हम सभी ऋणी हैं, जो आज हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व पलट पर इनकी एक विशेष पहचान है। आज हम नमन करते हैं डॉक्टर साहब के जन्म दिवस पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग जो डॉक्टर साहब का सपना था उसको पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब जो समाज को तोड़ने से रोकना चाहते थे, समाज में मिलके काम करना चाहते थे, शोषित वर्गों के लिए काम करना चाहते थे, उन सब पे काम करेंगे, जो कि डॉक्टर साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और डॉक्टर साहब के नियम कायदों को हम आगे लेके जाएंगे। आप सबसे फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।